चलिए, समांतर अक्षों का प्रमेय, लंबवत अक्षों के प्रमेय। ठीक, इन दोनों को पढ़ने के बाद हम आगे आगे अपनी पाठ्य पुस्तक में, और उदाहरण जो है हमारे पास दो हैं इस तरीके से। तो ये पहला मैंने लिख दिया बोर्ड पे, इसका नंबर है देखो, एनसीईआरटी उदाहरण 7-11। क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान m और लंबाई l वाली छड़ का उस अक्ष के परितः जड़त्व गुण क्या होगा जो इसके लंबवत किसी एक सिरे से गुजरती है। अब देखो, छड़ के लंबवत, पहले क्या करें, एक छड़ मान लो बनाते हैं, तो छड़ के लंबवत, छड़ की लंबाई के लंबवत, मान लीजिए छड़ है और इसकी जो लंबाई है, देखो ये छड़ की जो लंबाई है ये वाली, ये हो गई छड़ की लंबाई, और छड़ का द्रव्यमान क्या बताया, m बताया। तो इसके लंबवत है, देखो ये घूर्णन अक्ष ये है, जिसे हम माना करते हैं o डैश। ठीक, अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा हम समांतर अक्षों का प्रमेय लगा दें अगर, तो हमारा समांतर अक्षों का प्रमेय क्या है, I, ये जो o डैश है ये नहीं, इसका नाम हम कुछ और लिखते हैं बच्चों, याद करो, इसका नाम लिखते हैं हम AB। और जो छड़ के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरा करता था जड़त्व आगुण, उसको हम लिखा करते थे o डैश। तो IAB IO डैश प्लस MD स्क्वायर हम लगाया करते थे समांतर अक्षों के प्रमेय में। द्रव्यमान केंद्र यानी बिल्कुल बीच में, अगर इस छड़ को यहाँ घुमाया जाए ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ करता था mL²/12। ठीक, अब यहाँ पे नहीं घुमा रहे हैं, कह रहे साहब यहाँ घुमाएंगे ऐसे, तो दोनों के बीच में कितनी दूरी हो गई, ये हो गई L/2। तो ये साफ साफ दिख रहा है, दोनों अक्षों के बीच में जो D लेते हैं वो हो गया L/2। समांतर अक्षों के बीच में एक द्रव्यमान केंद्र से पास हो रहा है, एक सिरे से पास हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लगा देते हैं mL²/12, और बच्चों ये हो गया mL/2 का स्क्वायर, तो उत्तर हो गया mL²/3 आंसर। हल कर लेंगे, mL²/3। ठीक, ये लो मैंने L बना दिया, थोड़ा L दिख जाए, और ये हो गया डन। चलिए हो गया फिनिश। अगला सवाल लेंगे, बहुत ही बढ़िया, इससे आगे वाला ये तो हमने कर लिया था पहले ही, छड़ के एक सिरे के परितः मैंने पहले ही डन कर दिया था जब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यानी समांतर अक्षों का प्रमेय बता रहा था। तो इसको मैंने मुख्य उदाहरण में ले लिया था। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, नंबर बदल रहा हूँ, 7-12 ये आ गया। ठीक, 7-12 क्या कहता है 7-12 में, कह रहा है किसी पतले वलय, वलय मतलब छल्ला, रिंग की परिधि पर स्पर्श रेखा बनाती हुई और इसके तल में ही स्थित अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ठीक, किसी पतले वलय की परिधि पर स्पर्श रेखा बनाती हुई एवं इसके तल में ही स्थित अक्ष के परितः इसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। ठीक, तल में ही स्थित, यानी जो अक्ष है वह तल में ही स्थित है। अब देखो कैसे, मान लीजिए ये बना दिया मैंने एक छल्ला वलय। ठीक, अब वलय के केंद्र से मैं एक व्यास बना दूं ऐसे, ये बन गया व्यास। ठीक, अब मान लो इसको व्यास के परितः घुमाऊं ऐसे, इसे बना दूं मैं एक अक्ष o डैश। ठीक, तो ये मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा o डैश, IO डैश। IO डैश मैं कैसे निकालूंगा, क्यों, क्योंकि पलटी मारने वाली बात है, पलटी मारने वाली बात है। अगर मैं इस रिंग को ऐसे घुमाऊं, बात को समझना है पहले, जब इसको क्लियर करना है, ये जेड एक्सिस जो हम बनाया करते हैं अक्सर, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक, अब इस रिंग को मैं ऐसे बनाता हूं, देखो ऐसे, यो बना दिया मैंने, यो, समझ रहे हैं। अब ये रिंग ऐसे घूम रहा है, यो, यानी जो अक्ष है, घूर्णन अक्ष, वह रिंग के तल के लंबवत है। इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IZ, और वो कितना, वो है mR²।
खाली रिंग का होता है ये। अब मैं चाहता हूँ आई एक्स जो बराबर होगा आई वाई, जिसे हम कहेंगे व्यास के परितः। यहाँ तक पहुँचेंगे पहले हम, तो व्यास के परितः कितना हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ आई जेड। तो आई एक्स या आई वाई ये कितना हो गया, ये हो गया एम आर स्क्वायर बटे 2, पक्का। क्योंकि व्यास के परितः वाई के परितः घुमाऊं या एक्स के परितः घुमाऊं, दोनों ही व्यास के परितः होंगे, और तल के लंबवत अक्ष के आधे होंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, व्यास के परितः हैं दोनों। तो कुल मिला के यहाँ ये जो चीज़ निकली हुई है ये आई, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एम आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि व्यास के परितः है। अब कह रहा जी हम एक अक्ष बनाएंगे इसी तल में यहाँ ए बी ऐसे, और ए बी और इसके बीच की दूरी हम समांतर अक्षों के प्रमेय में इसको डी लिखते हैं। यानी एक अक्ष वो है जो केंद्र से पास होती है, एक अक्ष वो है जो हमारी मर्जी का है, जो कह रहा है परिधि पे टच करता है, परिधि पे स्पर्श करता है। यानी ये जो अक्ष है इसके परितः ये पूरा का पूरा रिंग यहाँ ऐसे घूमेगा, पूरा पलटी मारेगा ऐसे, ठीक। तो इस केस में अब क्या लगा दें, आई ए बी, बताओ क्या लगा दें, आई ओ ओ डैश प्लस एम डी स्क्वायर। आई ओ डैश आ चुका है, व्यास के परितः निकाल चुके हैं, एम डी, डी का मान क्या है आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो, ये डी का मान आर के बराबर है, केंद्र से परिधि तक की दूरी आर, ठीक। तो कुल मिला के उत्तर आ गया 3 mr स्क्वायर बाई 2 आई ए बी। ये लो बच्चों, हो गया, सिंपल सवाल था। और अगर पहले से पढ़ रखा है, तो देखो लॉजिक इसमें सिर्फ यहीं पर है कि ये जो व्यास के परितः है ये हमें नहीं पता क्योंकि हम अगर व्यास के परितः पता हो, केंद्र के परितः पता हो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम समांतर अक्षों का प्रमेय लगा ही देंगे। हमें पहले इसे ही निकालना पड़ता है, व्यास के परितः। तो व्यास के परितः ऐसे घुमाते हैं, तल के लंबवत जेड एक्सिस वाले को आधा कर देते हैं, तो व्यास के परितः आ जाता है। व्यास के परितः में एम डी स्क्वायर डाल देते हैं प्लस करके, तो फिर ये समांतर अक्षों के प्रमेय से परिधि पे चला जाता है, ठीक। 2 पद हैं, पहला व्यास के परितः निकलेगा, लंबवत अक्षों के प्रमेय से निकलता है, फिर समांतर अक्षों के प्रमेय को बाद में इस पे लगा देते हैं, 2 अक्ष समांतर हो जाते हैं। देखो डन, चलिए अब आया अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति। ये टॉपिक है बहुत ही बढ़िया। यहाँ से पर आपको कुछ बातें पता चलेंगी जो वृत्तीय गति या घूर्णी गति में दरअसल क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कैसे वेग निकालते हैं, सब चीज़ें हैं। यहाँ शुरू करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति, यह है 7-11 नंबर का पॉइंट बच्चों एनसीईआरटी में। अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति, यानी प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट नॉन वेरिएबल एक्सिस, अचल कांस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इन्होंने कहा भाई अचल अक्ष के परितः, तो हम बना लेते हैं, माना ओ डैश एक अचल अक्ष है, सबसे पहले ये मान लेते हैं, और ओ डैश को बना लेते हैं। ये रहा ओ डैश एक अचल अक्ष है, ये लो, जो कि अक्सर हम बना लेते हैं, ये रहा, ठीक। अब इसके परितः किसी वस्तु को घुमा लेते हैं,
कोई वस्तु बना लेते हैं, उसे घुमा लेंगे इसके परितः। मान लो इसके परितः हमने कोई वस्तु इस तरीके से कोई वस्तु बना ली जिसे हम घुमाएंगे। ये देखो, कोई भी वस्तु की कोई भी यादृच्छिक कोई भी अपनी मर्जी से शेप बनाए और इस वस्तु को घुमा लें, ऐसे इसमें घूर्णी गति बना दें। ठीक, कोणीय चाल, कोणीय विस्थापन, कुछ भी। तो मान लीजिए हम इसके कण, माना वस्तु के अंदर, माना वस्तु में एक कण जिसका द्रव्यमान m तथा o डैश के परितः त्रिज्या r है, तो बस। तो कुल मिला के अगर यहाँ एक त्रिज्या r पर कोई कण बना दूं ऐसे, इसका द्रव्यमान मान लो m, तो ये कण देखो बच्चों इस वृत्त पे घूमेगा। इसके अंदर कोई कण है मान लीजिए वस्तु के, तो ये वृत्त पे घूमेगा। तो इसका मतलब यह कण की गति वृत्ताकार है, कण की गति वृत्ताकार है। ठीक, त्रिज्या r है तो कण की गति कैसी है? वृत्ताकार है। हो गया सर्क्यूलर मोशन। अब कण की गति वृत्ताकार है, इसी के हिसाब से समीकरण बन जाएंगे हमारे। वृत्ताकार है ना, ओके, सर्क्यूलर मोशन। अब अगर हम रेखीय गति या वृत्तीय गति के समीकरणों को लिखें, कण की रेखीय गति, अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ एक बार रेखीय गति, ताकि तुम्हें पहचान हो जाए रेखीय गति और कोणीय गति में क्या फर्क है। और यहाँ लिख देता हूँ कोणीय गति, एंगुलर मोशन, कोणीय गति या वृत्ताकार गति, ऐसे भी लिख देते हैं, वृत्ताकार गति। ये तो पहला समीकरण क्या होता है बच्चों? पहला होता है यहाँ पे v इक्वस टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे कोणीय वेग पे समीकरण लगता है, ओमेगा इक्वस टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। यहाँ ये क्या है? यह रेखीय त्वरण है और ये क्या है? कोणीय त्वरण। ठीक, इसके बाद मुख्य परिभाषा में डी एस बाई डी टी वी से परिभाषित होता है और यहाँ डी थीटा बाई डी टी ओमेगा से परिभाषित होता है। ये हैं, और ये सदिश में समीकरण होते हैं सारे। इन समीकरणों को बेटा आदिश नहीं लिखना, देखो गलती हो जाएगी। ये देखो, ये सब सदिश हैं। ये देखो दिशाएं हैं इनकी। गति के तल के लंबवत ओमेगा की दिशा, जैसे घूम रहा है मान लो ऐसे, तो ओमेगा की दिशा कहाँ होती है? ऐसे होता है ओमेगा। ठीक, और यहाँ पे जो चलता है यहाँ होती है ds की दिशा, थोड़ा सा विस्थापन। और जो ds होता है वो क्या होता है? वो होता है, छोटा सा एंगल ले लूँ, d थीटा, है ना। तो ds जो होता है, ds होता है d थीटा क्रॉस r, ऐसे होता है सदिश में। ये इसे भाग कर दूँ समय से, ये वृत्ताकार गति के रट्टे मरवा रहा हूँ तुमसे मैं। ये हो गया d थीटा बाई डी टी, समतल में गति है ना, वहाँ चले जाएंगे तो पता लगेगा। ये हो गया v और ये हो गया ओमेगा, ये हो गया r क्रॉस। ये देखो ये रहा विस्थापन परिवर्तन की दर, समय, कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय विस्थापन का परिवर्तन, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। ठीक, अब तीसरा समीकरण भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा समीकरण है। ये समीकरण अदिश में लिखा जाता है, अदिश गुणनफल पर होता है, ये अदिश में लिखते हैं क्योंकि हमें पता है भाई जो स्क्वायर है वह है वेक्टर में नहीं, वेक्टर का स्क्वायर नहीं हुआ करता। तो यहाँ लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देंगे इसका, इसे वेक्टर में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वेक्टर में लिख देते हैं। देखो यहाँ क्या करते हैं, v डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट जान रहे हैं, अदिश गुणनफल है, u डॉट u और प्लस 2a डॉट s। ये बन गया, ये देखो इसका,
इसका भी सदिश बन जाएगा ओमेगा डॉट ओमेगा, ओमेगा नॉट डॉट ओमेगा नॉट प्लस 2 ओमेगा डॉट थीटा, है ना, थीटा ये डॉट है, किसी भी तरीके से कर दो, थीटा डॉट अल्फा। यहाँ पे जो कोण है ये छोटा, ये जो कोण है ये बहुत छोटा होता है, और अवकलन में लगाए, समाकलन में या डॉट प्रोडक्ट में या सदिश के रूप में लगाएंगे इसको तो ये बहुत छोटा होता है। इसलिए क्या होती है कि इसमें यहाँ त्रुटि आ जाती है। हम कह रहे हैं साहब थीटा सदिश नहीं, ये सदिश नहीं है, और हम कह रहे हैं बच्चा डी थीटा, तो कह रहा है ये सदिश है, ये सदिश है। कोणीय विस्थापन बहुत छोटे में सदिश होता है, तो इसका मतलब हो गया कि जो चीज़ है यहाँ ये बहुत छोटा कोण है। क्या कह रहे हैं इसको, डी थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, ऐसे डी थीटा और अदिश गुणनफल अल्फा के साथ में। इस कोण को बड़ा नहीं करना भाई, देखो अदिश में लिखा है, मात्राओं में मानों में लिखा है, ठीक, क्या दिक्कत है, लिखा है मान डाल देंगे, इसका रेडियन में होता ही है, जानते हो तुम। अगर छोटे में ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, थीटा कोण सदिश में लिखने में थीटा नहीं लिख सकते, डी थीटा लिखना पड़ेगा, छोटा सा कोण लिखना पड़ेगा, ठीक। समझ गए यहाँ क्या लॉजिक है सदिश में लिखने में। ये तो देखो ओमेगा डॉट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा स्क्वायर, ये भी 2 अल्फा थीटा, दोनों एक ही दिशा में लिए जाएंगे अगर तो कुल मिला के छोटा करना पड़ेगा, ठीक। तो बस यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ सब ठीक है, क्योंकि विस्थापन छोटा हो या बड़ा हो दोनों हो सकता है, कोण नहीं। कोण अगर सदिश में है तो वो छोटा होगा, ठीक। ये मैंने बताया था वृत्तीय पथ पर गति। तो वृत्तीय पथ पर गति ये रही जो कि घूर्णी गति में काम आती है, और रेखीय गति जो आप पढ़ चुके हैं, सरल रेखा में गति, है ना, ये उसका समीकरण है। किस प्रकार ये जुड़े हैं ये, अब ये जुड़ने का कारण इसका ये सूत्र है, देखो ये फार्मूला है, ये इसके जोड़ने का कारण है ऐसे। अब देखो v इक्वस टू ओमेगा आर आ गया कि नहीं आ गया वृत्ताकार गति में। देखो ओमेगा और आर एक दूसरे के लंबवत हैं, त्रिज्या के लंबवत होता है तीनों, ठीक, एक दूसरे के लंबवत राशि होती है। ये कहाँ होता है, स्पर्श रेखा पे, ये कहाँ होता है तल के लंबवत, ये कहाँ होता है त्रिज्या पे, ये कहाँ तल के लंबवत, ये कहाँ त्रिज्या पे, ये कहाँ स्पर्श रेखा पे, वेग कहाँ होता है स्पर्श रेखा पे, और ओमेगा तल के लंबवत, या गति हो रही उस तल के लंबवत। त्रिज्या ये होती है केंद्र से कण तक की जो दूरी है वह त्रिज्या है, ये त्रिज्या का सदिश है, ठीक। खैर सीधी सीधी बातें हैं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। समतल में गति पढ़ रखी है तुम लोगों ने तो कोई खास समस्या नहीं, एक बार फोटो देख लो बस दिमाग में छप जाएगा, याद सा आ जाएगा, हाँ सर होता तो था। बस अब इस पे उदाहरण है, उदाहरण में इसको स्पष्ट कर लेंगे, बात को पूरा कर लेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं अपने उदाहरण। तो ये तो लगेगा नहीं, वो रख लेते हैं अपने वाला पुराने वाला, ये यहाँ तक का जुगाड़ रख लेते हैं अलग, क्योंकि यही समीकरण है, अब यही हमें लगाने हैं। ये लो हटा दिया ये सब, ये लो ये लो ये लो। अब करते हैं बच्चों एनसीईआरटी का उदाहरण। ये चैप्टर हमारा खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, बड़ा चैप्टर था, बड़ा खतरनाक चैप्टर है, बच्चे बहुत डरते हैं इससे। और रोटेशनल मोशन समझ में नहीं आता, सारा ही झटके में नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हो जाता है। एक साल में 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है। बच्चे क्या करेंगे, हल्का हल्का पढ़ लेंगे एक बार ही, और बस एक बार में ही फिर चीज़ों को, एक बार वाला नहीं है ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, 2-3 बार पढ़ो, थोड़ा पहली बार में समझ में आ गया, फिर थोड़ा दोबारा समझ में आ गया, फिर इक्वेशन लगाने लगे, इस तरीके से करें, थोड़ा थोड़ा करें। चलिए एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं 7-13, ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7-13। यह है उदाहरण और यह है 7-13। क्या कहता है, मूल सिद्धांत के आधार पर समीकरण 7-38 का व्युत्पन्न कीजिए। तो समीकरण बनाने वाली बात है, कोई खास बात नहीं है, ठीक। क्या करते हैं, समीकरण बनानी है। पहली जो समीकरण है हम क्या करें हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, क्या था बच्चों, कोणीय त्वरण। ये लो, ये किसकी परिभाषा, ये है कोणीय त्वरण की। समीकरण बनाना है और कुछ नहीं करना। ये रहा, यदि अल्फा अचर है तो, ठीक,
तो क्या करें, डी ओमेगा समाकलन अल्फा डी टी। 0 से टाइम समय लगा दें बच्चों, इसे लगा दें ओमेगा नॉट से ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, लगा दी सीमा समाकलन की, और ये अल्फा डी टी को टी लगा दिया। समीकरण बन गई बच्चों, ये लो इस पर सदिश लगा देते हैं। समीकरण बनाने के लिए एकदम हलवा सवाल था, ये लो ये आ गया तुम्हारा उत्तर। ठीक, पहला समीकरण अल्फा अचर है, ठीक, तो अल्फा का मान कांस्टेंट रखा, डी टी का इंटीग्रेशन टी कर दिया समाकलन, उसमें सीमा लगा दी। ऐसे ही ओमेगा में पहली प्रारंभिक क्या ओमेगा नॉट रखा, तो ओमेगा रखा, जो घटा लिया, हो गया। ठीक, मतलब एकदम बढ़िया जादू सवाल। थोड़ा अगला सवाल देते हैं, थोड़ा टेक्निकल सवाल है अगले वाला, है ना, आगे वाले को भी देखते हैं भैया। उदाहरण 13-14, उदाहरण 14 आ गया बच्चों, 7-14। ऑटोमोबाइल इंजन का कोणीय वेग 16 सेकंड में 1200 आरपीएम से बढ़कर 3120 आरपीएम हो जाता है। ओमेगा नॉट ये है 1200 आरपीएम। ओमेगा बढ़ के कितना हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है 3120 3120 आरपीएम। ये मानते हैं कि कोणीय त्वरण समान रहता है, समय कितने टाइम में होता है, 16 सेकंड में। कोणीय त्वरण समान रहता है, इसका मान यानी अल्फा बताना है। ठीक, इंजन कितने चक्कर काटेगा, चक्करों की संख्या यानी विस्थापन जो है, कोणीय विस्थापन है ना, आपको बताना है कोणीय विस्थापन थीटा, और चक्करों की संख्या बतानी है। चक्करों की संख्या कैसे निकलेगी, चक्करों की संख्या n, चक्करों की संख्या n कितनी होगी, थीटा बटे 2 पाई। एक चक्कर में कितना घूमेगा 2 पाई। तो एक चक्कर में एक वृत्त पे रेडियन में कितना कोण घूमता है, 2 पाई। 2 पाई 4 पाई 6 पाई, कितने चक्कर काटेगा, तो दैट वो तभी मिल पाएगा जब कोण निकालेंगे, है ना। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब देखिए ये आरपीएम है, आरपीएम इसका मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में चक्करों की संख्या। तो इससे क्या बना सकते हैं अपन, ओमेगा बना लेते हैं, ओमेगा रेडियन में बना लेते हैं। कैसे बनेगा, अब देखो बना देता हूँ, यहीं कहीं बना दूंगा, ये लो हटा दिया इसको मैंने। देखो क्या करूँगा मैं, चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई कोण होता है, 60 सेकंड का समय होता है, लो बन गया। 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। क्यों, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, एक चक्कर में कितना कोण चलेगा, 2 पाई। कितनी देर में है चक्कर, 60 सेकंड में। तो कोण 1 सेकंड में चला गया, कोण आ गया, देखो रेडियन प्रति सेकंड, इसका मतलब हो गया 1 सेकंड में कितना कोण है, वही है कोणीय वेग या कोणीय चाल। तो 2 पाई बाई 60 लगाया, हो गया 1 सेकंड में चक्कर, क्या नाम, 1 सेकंड में चला गया कोण। ठीक, चलिए अब इसके बाद ये लगा देते हैं ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये रहा ओमेगा, ये रहा ओमेगा। तो ये हो गया 3120 2 पाई बाई 60 ऐसे, और ये रहा 1200 2 पाई बाई 60 प्लस अल्फा, और ये रहा 16 सेकंड का समय। ठीक, हल कर दो, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक, ले आओ इधर आ जाएगा अल्फा, तो 16 अल्फा है ना, 3120 माइनस 1200 ब्रैकेट के बाहर कर लो, 2 पाई बाई 60, लो हल कर दिया इसको मैंने। ठीक, कितना बचेगा, ये 3120 में से कितना बचेगा, 1200 जाके, हाँ 0 2 9 19 1920 बचेगा, देखो जरा पक्का करो।
1920 बचेगा, 2120 बचेगा। 11 में से 9 दो गए 9, 3120 में से 1200, 1920, बड़ा बढ़िया आंसर आ रहा है 60। ठीक, जीरो काट लो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 पाई, 64 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लो, ये आ गया तुम्हारा अल्फा, 16 अल्फा। ठीक, अल्फा का मान आ गया 16 चौका 64, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये लो, उत्तर तुम्हारे सामने है। छोटी मोटी गुणा है, बस टेक्निक ये थी कि यहाँ जो आरपीएम लिखा था इसको तुमने बदला है, ये बदलने का तरीका है। 2 पाई बाई 60, आरपीएम बदल जाएगा रेडियन प्रति सेकंड में, जो कि कोणीय चाल का मात्रक है। ओके, इसके बाद क्या कहा, कितने चक्कर, चक्करों की संख्या। ठीक, तो चक्करों की संख्या किससे निकालोगे, पहले कोण निकाल लेते हैं। कोण किससे निकलेगा, यही निकाल देता हूँ कोण, क्या दिक्कत है, ये लो हटा दो इसको, लग गया सूत्र तुम्हारा। ठीक, अब कोण निकालता हूँ, क्या है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये देखो यहाँ से मिल जाएगा कोण। अब ये ओमेगा 2 अल्फा थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा। देखो ये थीटा आ गया तुम्हारा। ठीक, इसमें क्या लगा दो वैल्यू, ये है 3120 का स्क्वायर माइनस 1200 का स्क्वायर, और साथ में क्या लगा है बच्चों, 2 पाई बाई 60 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। 2 अल्फा, अल्फा कितना आया है 4 पाई, बस हो गया। ये कौन आ रहा है देखो। अब इसे कैसे हल करते हैं बच्चों, इसे हल करते हैं गुणनखंड से, a प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है पता है सर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ठीक है, इसे जोड़ देते हैं पहले, कितना हो जाएगा देखो, ये 0 2 3, ये देखो 3120 और 1200, 4320 हो गया, जोड़ दिया, घटा देते हैं। घटाने में कितना आएगा, 1980 आएगा। 1980 आया था ना, कहाँ गया 1920 आया था यार, 1920। हाँ एक बार, ठीक है, ये आ गया लो। और ये 2 पाई बटी 60 का स्क्वायर, नीचे आ गया 8 पाई, ये लो। ठीक, और चलो शाबाश शाबाश शाबाश। अब ये हो गया 4320 1920, और ये 2 पाई नीचे 1 बार 60 2 बार 60 और 8 पाई। ठीक, ये देखो ऐसे कर लो, ये जो 2 पाई इससे काट दो, कितना आ गया, ये आ गया 4। ठीक, 4 को इससे काट लेंगे, 4 चौक 16, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 4 अठे 32, 0, ये गया। तो कुल आ गया 4320, 4 4 8 0, 2 पाई बटे 60 गुना 60, ये आ गया लो, ये आ गया थीटा। थीटा में यहाँ से एन में लगा दो इस थीटा को, थीटा आ गया 4320 480 गुना 2 पाई ए, ये लो 60 गुना 60, और ये 2 पाई नीचे, चक्करों की संख्या निकाल रहे हो, 2 पाई से 2 पाई काट दो, ये लो, ये 0 भी काट दो, ये लो, 6 से काट दो, 6 अठे 48, 6 से काट दो, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 72 गुना 8 एन, चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या कितनी आ रही है, 8 दूनी 16, 8 56 और 1 57। उत्तर मिलाता हूँ, आ गया। ठीक, कुल मिला के मान रखो, निकाल लो, टेंशन खत्म। समीकरण तुम्हें पता ही है, याद हो गए होंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। चलो
चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं और यहाँ पर बताना हिसाब अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति में वही चीज़ चल रही है। ठीक, बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ये बड़ा काम आता है ये। ठीक, बल आघूर्ण द्वारा किया गया, बल द्वारा किया गया कार्य तुम जानते ही हो। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? बल गुणा विस्थापन, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है? बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य। और बल आघूर्ण का सूत्र तुमने बना रखा है, पहले याद करो। बल आघूर्ण का सूत्र तुमने बना रखा है कि नहीं? बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, ये लो। ठीक, ये लो, एकदम छोटा सा बस मामला है और छोटे से दो उदाहरण है। न्यूमेरिकल उदाहरण दूंगा अपनी तरफ से, दो छोटे से उदाहरण दूंगा जिससे कि तुम्हारा लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए। चलिए, बल आघूर्ण क्या है? देखो, बल आघूर्ण को क्या कहते हो? टाउ। और क्या होता है? आर क्रॉस एफ। अगर इसका परिमाण लिखते हो बच्चों तो क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। ठीक, कैसे काम करता है ये? मान लीजिए कोई वस्तु जो है, यहाँ से कोई पॉइंट लेते हैं आर, कोई कण लेते हैं, इस पर कोई कण पर कोई बल लगा देते हैं एफ, इनके बीच की ये कोण थीटा होता है। ठीक, इस कण का कोई द्रव्यमान मान लें एम, और ये यहाँ से ये बिंदु मान लें ओ। ठीक, तो ओ के परितः कहाँ है? ओ के परितः बल आघूर्ण। किसके? बिंदु ओ के परितः, क्योंकि परितः की आवश्यकता पड़ती है भाई। कोण किसके परितः है? ये रहा ओ के परितः। ओ के परितः घुमाया जा रहा है, दरवाजा खोलते हो, ठीक, बल आघूर्ण। ठीक, तो बल आघूर्ण की भुजा अगर बढ़ाई जाए तो एफ कम कर सकते हो। ठीक, देखो कैसे करते हैं इसको। इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं बात का। मान लीजिए ये है ओ ओ डैश, ये है दरवाजे का कब्जा। दरवाजे का कब्जा समझ रहे हो? दरवाजे का कब्जा। ठीक, और ये है दरवाज़ा, ये रहा दरवाज़ा। और दरवाजे में यहाँ लगा दिया तुमने हैंडल, हाथ पकड़ने का हैंडल तुम्हारा यहाँ है यहाँ तुम्हारा हैंडल है। अब तुम्हें दरवाज़ा खोलना है या घुमाना है दरवाज़ा, तो ये जो है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा आर है। ठीक, तो दरवाज़ा घूमने के लिए जितनी ऊर्जा मांगेगा भाई वो तो मांगेगा। मतलब दरवाज़ा खोलना है, खोलने के लिए दरवाज़ा ऊर्जा तो मांगेगा जितनी मांगेगा। अब तुम यहाँ लगा लो बल, यहाँ लगा लो बल, यहाँ लगा लो बल। ठीक, आघूर्ण तुम्हें बढ़ाना है भाई, बाहर लगाओगे आघूर्ण, घूमने के लिए आघूर्ण दरवाज़ा मांगेगा, क्योंकि दरवाजे का द्रव्यमान जहाँ भी है सारी चीज़ें ठीक है। दरवाजे को तो घूर्ण ऊर्जा, घूर्णी ऊर्जा सब चाहिए। अब तुम कहोगे साहब मैं तो यहाँ लगाया खोलूँगा दरवाज़ा, तो तुम्हें क्या करना है? मतलब दरवाज़ा घूमने के लिए अगर आघूर्ण मांगता है 100 न्यूटन मीटर, सपोज घूमने के लिए दरवाज़ा आघूर्ण मांगता है 100 न्यूटन मीटर, है ना? ये इसकी ज़रूरत है दरवाजे की 100 न्यूटन मीटर, और तुम बल लगाते हो यहाँ खोलने के लिए। ठीक, अब ये जो आर है तुम्हारा, ये आर, ठीक, ये आर है तुम्हारा ए दो मान लेते हैं तुम्हारा आर है 1/2 मीटर, ऐसे मान लेता हूँ 1/2 मीटर। तो बल कितना लगेगा तुम्हारा? बल लगेगा 200 न्यूटन। देखो कितना बल लगेगा? 200 न्यूटन आधे मीटर पे। अब पूरा दरवाज़ा यहाँ तक है, पूरा 1 मीटर। अगर दोबारा इसे 1 मीटर पे लगाओ तो बल कितना लगेगा? 100 न्यूटन। आघूर्ण तो चाहिए जो चाहिए तुम्हें, तो इसका मतलब भुजा बढ़ाकर आघूर्ण वही रखना हो, भुजा बढ़ाकर बल का मान घटाया जा सकता है। इसलिए क्या होता है, दरवाजे का कब्जे से दूर होता है हैंडल दरवाजे के दूसरे तरफ, ताकि यहाँ से दरवाजे को खींच के आसानी से खोला जा सके। अगर इस हैंडल को दरवाजे के कब्जे के पास पहुँचा देंगे, दरवाज़ा खोलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, चलिए लॉजिक समझ में आ गया आघूर्ण का। आघूर्ण का काम क्या है? बाकी आघूर्ण पर हमने बात की हुई है, आघूर्ण के बहुत भरपूर सवाल हमने करा रखे हैं। ठीक, हो गया फिनिश। चलिए अब देखेंगे कि आघूर्ण का काम कैसे होगा, आघूर्ण काम कैसे करेगा, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारा।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक निर्देशांक बनाते हैं ताकि हमें पता लगे कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है। ऐसे ये कोई निर्देशांक है, एक्स वाई एक्सिस इसमें सब हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये लो सब अक्ष हैं इसमें। अब यहाँ पर किसी वस्तु को इस रास्ते पर घुमाया गया, ऐसे मान लीजिए वस्तु की गति इस तरफ को करवाई गई किसी कण को, ठीक, जिसका द्रव्यमान क्या है, m मान लो, ऐसे, ठीक। और कोण जो है इसका कोई थीटा कोण माना था, ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, ये कोण इसका डी थीटा चलाया गया, ऐसे घुमा दिया इसमें, ठीक। और ये जो थोड़ा सा विस्थापन किया गया ये वाला, ये हो गया ds। और ये जितना यहाँ मूल बिंदु से इसका त्रिज्या है, रेडियस है, वो ये लगा दिया लो। तो यहाँ पर ये बात तो पक्की हो गई कि साहब जो ds है वह है आर डी थीटा है। तो सिंपल सी बात है, तुम जानते हो कौन रेडियन में होता है भाई, देखो सीधी बात है। ये देखो ये रहा, ठीक। अब इसके बाद ये तुमने किया कैसे, तुमने क्या किया इसके लिए, ये तुमने क्या किया, तुमने इस पर बल लगाया होगा जरूर, कहता जी बल लगा के करना है। अब तुमने बल लगा दिया मान लीजिए इस दिशा से इस दिशा में F, और ये बल लगा दिया तुमने अल्फा में, ठीक। तो बल का कौन सा घटक है जो गति की दिशा में है, कह रहे साहब ये तो सिंपल सी बात है, ये रहा बल का घटक F साइन अल्फा, ये वो बल का घटक है। और ये जो बल का घटक है साहब, बोला ये कुछ नहीं कर रहा साहब, ये घुमाने में इसका कोई काम नहीं, चलाने में हो सकता है, घुमाने में नहीं है। ये है F cos अल्फा। F cos अल्फा का महत्व उस तरफ के विस्थापन में हो सकता है साहब, घुमाने में नहीं है, घुमाने में F sin अल्फा है, ठीक। तो कुल मिला के तुमने कितना कार्य किया, ठीक। तो विस्थापन और में कार्य क्या होता है, कार्य W F S cos थीटा, cos 0 है, देखो ये विस्थापन है, इधर ही बल है, तो cos तो 0 है, विस्थापन बल एक ही दिशा में है। तो कुल मिला के F और ये S ds, ये लो F ds क्या है, कौन सा F है, चलो देखें एक बार, कौन सा F है, ये वाला कि ये वाला, कह रहा साहब ये वाला F sin अल्फा वाला है। तो ये जो F है ये कौन सा F है, इस F को बदलना पड़ेगा। ये सूत्र है, ये तो हमारा सूत्र है, सही से लिखो, कार्य F sin अल्फा वह बल है जो घुमाएगा, ये वाला S ds है, हेलो ये रहा F sin अल्फा, ds क्या है, आर डी थीटा, एफ आर साइन अल्फा डी थीटा। एफ आर साइन अल्फा क्या है बच्चों, एफ आर साइन अल्फा, एफ आर साइन अल्फा क्या है, अगर इसे आर मान लो या इसे आर मान लो, भाई ये भी तो आर ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, आर में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने से क्या, आर में कुछ चेंज नहीं है। तो एफ आर साइन अल्फा क्या है, कहता जी ये आघूर्ण है, ये है टॉ, ये है डी थीटा, वेक्टर में लिख दूं टॉ डॉट डी थीटा, ऐसे। ये तो यहाँ तक तो अदिश है, यहाँ पे डॉट चल रहा है, देखो ये देखो डॉट चल रहा है यहाँ पे, ऐसे डॉट चल रहा है। एफ साइन अल्फा जो है घटक है बल का, तो यहाँ पे नहीं लगाते इस चीज़ को, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉस उनके बीच का एंगल 0 कोण 0 लगा दिया है, तो अब यहाँ लिख देंगे जाके उस चीज़ को। तो क्या है ये कार्य, कैसा कार्य है, डी डब्ल्यू, थोड़ा सा कार्य लिखते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं डी डब्ल्यू, कार्य का थोड़ा सा मान, ठीक। ध्यान रहे कार्य को हम W लिखते हैं, उसे DW नहीं लिखते, ये देखो ये चीज़ में फ़र्क आ रहा है, हम W लिखें कि DW लिखें, कहला DW केवल तभी लागू है जब कहीं D थीटा का विस्थापन है, इसके अलावा कहीं भी हम DW नहीं लिखते, कार्य को कभी DW नहीं लिखते, कार्य को हमेशा W ही लिखते हैं। कार्य को DW तब लिख दिया जाता है जब कोणीय विस्थापन हो, हर हाल में उसे समाकलन पे लेना होता है, क्योंकि कोणीय विस्थापन बहुत छोटे कोण पर ही सदिश है, विस्थापन है। तो इसलिए क्या है कि बस
फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में तुम देखना ईमानदारी से कि डी डब्ल्यू केवल तुम्हें वहीं मिलेगा जहां कोणीय विस्थापन हो, यानी डी थीटा हो, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह डब्ल्यू ही मिलेगा तुम्हें, डब्ल्यू ही होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर यहां इसे डी डब्ल्यू लिख लिया गया। समाकलन कर देंगे, हल हो जाएगा। तो देख लिया, ये हो गया तुम्हारा बल आघूर्ण का कार्य। ठीक, सिंपल, कोई झंझट तो नहीं है, आसानी समझ में आ गया। 4 लाइनों में लिख दो यार, पेपर में आ जाएगा, कौन सी चिंता। घुमा दो यहाँ से, ऐसे बनाइए, अपना चित्र बना पड़ा है। देखो आर से थोड़ा घुमाया, डी एस कितना घूम गया, डी थीटा। कौन सा बल का कौन सा घटक है, एफ साइन थीटा। ये इससे आर की दिशा से एफ में कितना कोण है, अल्फा। इसके 2 घटक अवयव बना लिए, एफ साइन अल्फा, एफ कॉस अल्फा। एफ साइन अल्फा घुमाएगा, वही लगा दिया। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबवत जो घटक है वही घुमाने का काम कर रहा है। स्पर्श रेखा के अनुदिश जहां घूमता है, डीएस जहां पर है वहीं पर वो आया है। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण लेंगे भाई इसका आप एक, है ना। लेते हैं इसका उदाहरण और मिलते हैं बस अगली क्लास में। ओके।